Good morning, students. Class 9th, Chapter 1 History. Did women have a revolution? इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे क्या जो वेमेंस थी, जो औरतें थीं, वो रेवोल्यूशन का हिस्सा थीं, और अगर थीं तो औरतों ने किस तरह से रेवोल्यूशन में हिस्सेदारी उनकी हमें देखने को मिलती है, किस तरह से उन्होंने रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। देखिए एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि औरतें ही हैं जो एक प्रोटेस्ट, मतलब एक रैलीज की फॉर्म में काफ़ी सारी औरतें हैं जो जा रही हैं प्रोटेस्ट करने। देखिए यहाँ पर यानी कि एक लेडी है जो घोड़े के ऊपर सवार है। मतलब इस चित्र के ज़रिए बताना चाह रहे हैं कि औरतों ने भी, जो फ्रेंच में रेवोल्यूशन आया था, फ्रेंच सोसाइटी में जो भी बदलाव आया था, उस बदलाव के पीछे औरतें भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार थीं। Women actively participated in events that brought important changes in the society, फ्रांस सोसाइटी। हम सब जानते हैं कि कोई भी रेवोल्यूशन हो, चाहे वो हम अगर भारत को देखें तो भारत में जो भी चेंजेस आए तो उनमें जो भी प्रोटेस्ट या जो भी मूवमेंट्स चलाए गए उनमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसी तरह से फ्रेंच सोसाइटी के अंदर जो भी चेंज आया, उस चेंज में जो भी रेवोल्यूशन हुआ, तो औरतों ने उन चेंजेस में, उन रेवोल्यूशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन इवेंट्स में औरतों का एक बहुत अहम और एक बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है। टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट दे बिगिन देयर पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। अपने इंटरेस्ट को, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, एक दूसरे के साथ इवेंट्स को डिस्कस करने के लिए, एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को डिस्कस करने के लिए उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और वहाँ से न्यूज़पेपर वगैरह की स्टार्ट किए। बीइंग डिसअपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 दे डिमांडेड राइट टू वोट। 1791 का जो फ्रांस का संविधान था वो ऐसा संविधान था जिसमें औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो इस चीज़ से औरतें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। फ्रांस की जो औरतें थी वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके साथ ना इंसाफ़ी की गई है, उनको समाज में बाकी दूसरे लोग यानी कि मेल मेंबर के साथ उन्हें बराबर नहीं समझा गया, इसलिए उन्होंने डिमांड की वोट डालने के अधिकार की। इलेक्टेड टू असेंबली एंड होल्ड पब्लिक ऑफिस। और औरतों ने क्या किया, पब्लिक असेंबली को, पब्लिक ऑफिस को उन्होंने होल्ड किया, यानी कि पब्लिक ऑफिस को कंट्रोल किया। और इसके अलावा जो असेंबलीज थी उनको इलेक्ट किया, यानी कि इलेक्टेड असेंबली एंड होल्ड पब्लिक ऑफिस। ये काम किसने किया, ये काम औरतों ने किया। They hoped the various involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट में अपनी ज़िंदगी को, गवर्नमेंट को उन्होंने एक तरह से प्रेशराइज़ किया औरतों ने कि वो ऐसे मेजर्स को इंट्रोड्यूस करें जिनसे औरतों की जो ज़िंदगी है उसको इम्प्रूव, बेहतर बनाया जा सके। मोस्ट वेमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। थर्ड स्टेट की जो औरतें थी, ज़्यादातर उनमें ऐसी औरतें थी जो काम काज करने वाली थी, जो अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए काम करती थी। दे वर्ड एज सेमिस्ट्रेसेज और लॉन्ड्रेसेज, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट मार्केट और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ द प्रॉस्पेरस पीपल। यानी कि औरतें, जो थर्ड स्टेट की औरतें थी, वो क्या करती थी, जैसे कि फूल बेचती थी, सब्जियां बेचती थी, फ्रूट्स बेचती थी। बड़े बड़े जो प्रॉस्पेरस लोग, मालदार रिच लोग होते थे, उनके घर पर वो नौकरी वगैरह करती थी। मोस्ट वेमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। थर्ड स्टेट की ज़्यादातर औरतें ऐसी थी जिन्हें पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, इसके अलावा ना ही उनके पास किसी तरह की कोई जॉब ट्रेनिंग थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट आफ्टर विच देयर फैमिलीज, थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम। सिर्फ नोबल फैमिलीज़ की और मालदार लोगों की जो घर की लड़कियां होती थी थर्ड स्टेट में, वही स्टडी के लिए कॉन्वेंट स्कूल जाती थी, और उसके बाद में स्टडी के बाद क्या होता था, उनकी शादी तय कर दी जाती थी। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिली। जो काम करने वाली औरतें होती थी, यानी कि जो नौकरी करती थी औरतें, फल बेचती थी, सब्जियां बेचती थी, वो औरतें अपने घरों पर अपने घरों की जिम्मेदारियां, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां भी उठाती थी। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिली, दैट इज कुक, फैच वाटर क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन। बच्चों के लिए खाना बनाना और घर के जो भी काम होते हैं वो सब करना, बच्चों की देखभाल करना।
देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। और औरतें जो काम करती थी, सबसे बड़ी ख़राबी ये थी सिस्टम में कि औरतें जो काम करती थी तो उन्हें उनके काम का जो वेज, जो तनख्वाह है, वो मर्दों के कंपैरिजन में कम दी जाती थी, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। मैंने अभी आपको बताया था कि औरतों ने अपने खुद के, अब औरतों ने डिस्कशन के लिए अपनी आवाज़, अपने इंटरेस्ट को, अपने आइडियाज़ को किस तरह से दूसरे के साथ डिस्कस करें, किस तरह शेयर करें, उन्होंने खुद के पॉलिटिकल क्लब बनाए, न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया। अबाउट 60 वुमेन क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। लगभग 60 औरतों ने, 60 क्लब, 60 वीमेंस क्लब, यानी कि वहाँ पर 100 क्लब ऐसे थे जहाँ पर औरतें अपने मैटर्स को, अपने इंटरेस्ट, अपने आइडियाज़ को डिस्कस करती थी पूरी फ्रेंच सोसाइटी में। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। और उनके बीच में, यानी कि तब जो फ्रेंच की सोसाइटी की, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी यानी कि एंड रिपब्लिक वीमेन, जो अपने लिए एक आज़ाद समाज चाहती थी, उन औरतों की एक जो रिपब्लिकन वुमेन थी, उनकी जो अपनी सोच थी, जो बदलाव चाहती थी, एक तरह से वो काफ़ी फेमस होने लगी। वन ऑफ द मेन डिमांड वाज द वीमेन enjoy the same political right as men। औरतों की एक डिमांड क्या थी? एक डिमांड उनकी ये थी कि औरतें पॉलिटिकल राइट की मांग कर रही थी, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से कि मर्दों का अधिकार होते हैं, यानी कि वोट डालने का अधिकार। मैंने अभी आपको बताया था कि 1791 का जो संविधान था उससे औरतें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, और उन्होंने किसकी मांग की? उन्होंने डिमांड की राइट टू वोट की, और उन्होंने क्या इलेक्ट की? असेंबली, और होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस, और जो पॉलिटिकल ऑफिसेस थे उनको उन्होंने होल्ड किया। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। और उनको ये लगा कि यही एक तरीका है जिसके ज़रिए जो नई गवर्नमेंट होगी वो उस गवर्नमेंट में अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that help improve the lives of women। शुरू के सालों में देखने को पाया गया कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कुछ ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस किए जिससे औरतों की जो ज़िंदगी थी वो उसको बेहतर करने में, उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी मदद मिली। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल। और वो किस तरह से किया? स्टेट स्कूल इस्टेब्लिश किए, स्कूलिंग वाज मेड, और तमाम लड़कियों के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया, यानी कि इस फ्रांस में रहने वाली हर लड़की कहाँ जाएगी? पढ़ने के लिए स्कूल जाएगी। देयर फादर कुड नॉट लॉन्गर फॉर देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो। मैरिज वाज में इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। और जो मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत की जाएगी, और उसमें एंटर इनटू अ फ्रीली और एंड रजिस्टर्ड अंडर, यानी कि सिविल एक लॉ, कानून बनाया जाएगा, सिविल लॉ बनाया जाएगा मैरिज शादी को लेकर, जिसमें वहाँ पर औरतें आज़ाद होंगी फ्रीली। मतलब उनका इंटरेस्ट देखा जाएगा कि लड़की शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। अगर वो तैयार है तो वहाँ पर जाकर वो रजिस्टर करवा कर अपनी शादी कर सकती है। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल। और डाइवोर्स जो था वो क्या था? लीगल उसको करार कर दिया गया। इनको नॉट बी अप्लाइड बाय एंड बोथ मैन एंड वुमेन। और उसको, यानी कि औरतें और आदमी, यानी कि जो तलाक देने का, डाइवोर्स देने का जो अधिकार था वो मर्द और औरत दोनों को दिया गया। तो बहुत सारी सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि तलाक देने का अधिकार सिर्फ मर्दों को होता है, लेकिन फ्रेंच सोसाइटी में इस चीज़ को रखा गया। जब औरतों ने को देखा गया कि वो आगे बढ़ रही हैं, तो जो नई गवर्नमेंट आई थी तो उसने ये शुरुआत की, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, कि तलाक लीगल है और उसको औरत भी दे सकती है, मर्द भी। यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे, अगर मर्द औरत के साथ रहना चाहता तो वो दे सकता है, या औरत अगर मर्द से परेशान है तो वो भी उसको डाइवोर्स दे सकती है। वुमेन कुड नॉट ट्रेन फॉर जॉब। औरतों को जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दी गई। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। तो औरतें आर्टिस्ट भी बनने लगी, छोटे छोटे बिजनेस, छोटे पैमाने पर वो बिजनेस की भी शुरुआत करने लगी। विमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हैव कंटिन्यू। औरतों की जो स्ट्रगल थी, जो जद्दोजहद थी अपने पॉलिटिकल अधिकारों के लिए जो लड़ रही थी, वो अभी भी कंटिन्यू था। ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर के दौरान द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वीमेन क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो रीन ऑफ टेरर मैंने आपको बताया था, यानी कि दहशत का ज़माना। तो जो नई गवर्नमेंट थी उसने क्या किया
उसने वो सारे क्लब जो औरतों ने इस्टेब्लिश किए थे उनको बंद करने, उन पर बैन करने के लिए, और वो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जिनमें औरतें हिस्सा लेती थी उनको बंद करने के लिए ऑर्डर दिए। बल्कि मैनी प्रोमिनेंट वेमेन वाला, और बहुत सारी ऐसी प्रोमिनेंट लेडीज़ थी जिनको अरेस्ट कर लिया गया, और बहुत सारी थी इनको सज़ा दी गई, एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी फांसी दे दी गई। Women's movement for voting right and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. Women's movement for voting right, औरतों ने जो अपने वोट डालने के अधिकार के लिए जो आंदोलन किया था, और आंदोलन किया था औरतों ने कि उन्हें भी मर्दों के बराबर वेजेस यानी मिलना चाहिए, अगर वो मर्दों के बराबर काम कर रही हैं तो उनकी सैलरी भी उन जैसी होनी चाहिए। तो थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स, तो लगभग आने वाले 2 सालों तक बहुत सारे दुनिया के और मतलब पूरी दुनिया के जो बहुत सारे देश हैं वहाँ पर ये चीज़ कंटिन्यू चलती रही, यानी कि औरतें अपने हक़ की लड़ाई लड़ती रहीं। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, और वोट डालने के अधिकार के लिए औरतों ने एक तरह से इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट चलाई ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, और लेट 19th सेंचुरी में एंड अर्ली 20 और 20वीं शताब्दी के शुरू में जो इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट थी औरतों की वोट डालने के अधिकार को लेकर, वो पूरी दुनिया में फैल रही थी। पूरी दुनिया में ये आंदोलन पूरी दुनिया में छिड़ चुका था। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर वाज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। तो फ्रेंच विमेन की जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे लिए एक प्रेरणा है, एक क्या है, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर, उन रेवोल्यूशनरी सालों में वाज केप्ट अलाइव एज एन इमेज इंस्पायरिंग मेमोरी। तो ये वो मेमोरीज़ हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं, और आने वाली नस्लों को भी आने वाले सालों में भी लोगों को इंस्पायर करती रहेंगी। इट वाज फाइनली इन 1946 द वेमेन इन फ्रांस वून द राइट टू वोट, और आखिरकार 1946 में औरतों ने, फ्रांस की औरतों ने वोट डालने का अधिकार हासिल कर लिया। अब कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ, यानी कि हाँ पर आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर हम उस काम को करना चाहें, अगर हम उस काम को करने के लिए आवाज़ उठाएं और आंदोलन करें और ठान लें कि हमें ये काम करना है, लेकिन शर्त ये है कि वो सही होना चाहिए। जैसे कि औरतें अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सप्रेस किया जा रहा था, और वो उन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन सालों तक किया, और उन्हें अपने आपकी कुर्बानी भी देनी पड़ी तो उन्होंने दी। लेकिन फाइनली 1946 में फ्रांस की औरतों ने वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लिया। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू वेरी मच।